हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की। जी हां, केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2 मंत्रियों में सिसोदिया के जो विभाग थे उनका बंटवारा कर दिया है। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी जो है वो मिली है और अब कैलाश गहलोत जो है वो दिल्ली का बजट पेश करेंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गहलोत को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वही अब बजट पेश करेंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया, जिनके पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, वो सीबीआई के रिमांड पर है 5 दिन के लिए और 4 मार्च तक वो रिमांड पर रहेंगे। तो कैलाश गहलोत, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सीबीआई ने पहला समन भेजा था मनीष सिसोदिया को, उनका यही कहना था कि वो बजट की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए वो उस तारीख पर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट डेट पर समन किया गया और फिर उनको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि राजकुमार आनंद को सौंपा गया है शिक्षा विभाग, तो एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो राजकुमार आनंद के कंधों पर होगी। आपको बता दें कि सिसोदिया के 8 विभाग ऐसे हैं जो कैलाश को सौंपे गए हैं। सिसोदिया के 10 विभाग राजकुमार आनंद को दिए गए हैं। गृह, जल और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो कैलाश गहलोत जो है वो संभालेंगे, उनको सौंपा गया है इसका जिम्मा। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमार आनंद को सौंपा गया है क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जिस तरीके से सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड में वो गए, उसके बाद में फिर हर कोई सवाल ये कर रहा था, खासतौर पर बीजेपी के लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई जब अगर वो जेल में है तो क्या जेल से तमाम मंत्रालय संभालेंगे। और इसके बाद में कहा गया कि जब आप कस्टडी में है अभी तो आपके पीछे कौन देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर दिल्ली की सरकार ऐसे कैसे चलेगी। तो लिहाजा कल जो काफी लंबे वक्त से सत्येंद्र जैन, आपको याद होगा 8-9 महीने से रवीश जेल में वो बंद थे लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा था, इसको लेकर के भी कई बातें हो रही थी। तो अब कल अचानक शाम में एक साथ खबर आती है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा उनके पास जो विभाग थे उनका बंटवारा कर दिया गया है। 2 मंत्रियों में सिसोदिया के विभागों को बांट दिया गया है। अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, दोनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में है, सीबीआई की गिरफ्त में है और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए, कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक फतेह पर अब बीजेपी की नजर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी की चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक फतेह पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा जो है वो विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि सौली का आदिवासी लोगों से भी बातचीत करने का नड्डा का कार्यक्रम है। इसके अलावा चामराजनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो पार्टी की चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। कर्नाटक कैसे फतेह करना है, अब इस पर बीजेपी की नजर जो है वो टिकी हुई है। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो कर्नाटक के दौरे पर है और इस दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रम है। जी हाँ, लगातार जेपी नड्डा कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए थे और येदियुरप्पा से उन्होंने मुलाकात की थी। वहां पे मंच पर वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने येदियुरप्पा का सम्मान किया था, क्योंकि जानते हैं कि मठों में काफी ज्यादा पकड़ है। जेपी नड्डा का भी फोकस, अगर देखें भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है कर्नाटक की तरफ है, साउथ को साधने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं और हर 10 दिन में ऐसा नजर आता है कि जेपी नड्डा कर्नाटक पहुंचते हैं।
तो जेपी नड्डा का जिक्र लगातार यहाँ पर हम कर रहे हैं आपको कि किस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी भरोसा भी जताती है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अगर आता है तो उनमें से एक नाम है जेपी नड्डा का, जो अब कर्नाटक के दौरे पर है। वहां पर कई कार्यक्रम है, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, चलिए उनके जरिए आपको पूरा कार्यक्रम समझाने की कोशिश करते हैं। दोपहर 12 बजे आपको बता दें कि मैसूर में वो पहुंचेंगे और दोपहर 12:55 पर बता दें आपको कि वो एक मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम है। तो मिनट टू मिनट जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम है जो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, रथ यात्रा को भी वहां पे वो हरी झंडी दिखाएंगे। 1 बजे का उनका ये कार्यक्रम रहेगा। तो तमाम इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी शिरकत करेंगे और कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव है उनको लेकर क्या रणनीति तैयार करनी है इस पर भी पूरा फोकस रहेगा जेपी नड्डा का। बिल्कुल, तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम समझाने की कोशिश की। 12 बजे से जो कार्यक्रम उनके शुरू होंगे, उसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे तक उनके ये कार्यक्रम रहेंगे। 12 बजे क्या होगा, 12:55 पर क्या होगा, सब कुछ आपको समझाने की हमने यहाँ पर कोशिश की। तो कर्नाटक को कैसे फतेह करना है, बीजेपी लगातार वहां की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी उसको हर हाल में फतेह करना चाहती है, लिहाजा यही वजह है कि बार बार कर्नाटक की तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो रुक कर रहे हैं। वहां पर जाकर चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। चलिए आगे बढ़ रहे थे और बात कर लेते हैं नागालैंड की। आपको बता दें कि नागालैंड में आज दोबारा से मतदान हो रहा है, क्योंकि 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जो है वो जारी है और शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। तो अहम खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 4 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर पुनर्मतदान जारी है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने मतदान कराने की घोषणा की थी। आयोग ने 4 केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित किया था। 2 मार्च को नागालैंड में नतीजे आएंगे और उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4 ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि दोबारा मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने नागालैंड के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की घोषणा की थी। यहां पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग के अपर सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सोमवार को 4 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया। आगे उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान जुन्हे बोटो निर्वाचन क्षेत्र के न्यू कॉलोनी मतदान केंद्र और सानिस निर्वाचन क्षेत्र के पांगती बी तजित निर्वाचन क्षेत्र के जाबोका गांव और थोनोकन्यू निर्वाचन क्षेत्र के 500 ईस्ट विंग में होगा। बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को 59 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत खान को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड की, जहां सदाकत खान को जेल भेज दिया गया है। सदाकत खान को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि दरअसल सदाकत कौन है ये आप समझ लीजिए। सदाकत वो इंसान है जिसके ऊपर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है। फिलहाल SRN अस्पताल में सदाकत का इलाज जो है वो चल रहा है, क्योंकि भागते हुए गिरकर सदाकत जो था वो घायल हो गया था। 13 मार्च मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो की जाएगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में जो सदाकत शामिल था उसको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, 14 दिनों की जेल में भेज दिया गया है सदाकत को। सदाकत को जब पकड़ा जा रहा था वो भाग रहा था और उस दौरान गिर गया था, उसको चोट लग गई थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी जो है वो यूपी पुलिस को मिली है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बता दें आपको कि अतीक के भाई अशरफ ने कोर्ट में याचिका दी है। बता दें कि पेशी जेल ट्रांसफर के दौरान हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। पेशी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग अब अतीक के भाई अशरफ की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर करके दी गई है। रवि, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ पूरे उमेश हत्याकांड में पहले आरोपी का, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है कि अतीक के साथ साथ अतीक के भाई हो, अतीक के गुर्गे हो या अतीक के जितने भी करीबी है, सबको डर एनकाउंटर का सताने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी यहाँ पर एक अपील की है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल वो उठाने लग गई हैं। तो पेशी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है। यहाँ पर बड़ा सवाल यही है सुरक्षा को लेकर, और अतीक के भाई अशरफ ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, याचिका उन्होंने दी है। तो पेशी जेल ट्रांसफर के दौरान हत्या की आशंका जताई है। तो अतीक ने यहाँ पे याचिका दायर की है, सुरक्षा चाहते हैं पेशी के दौरान। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर 7 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है और वहीं एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उज्जैन पैसेंजर ट्रेन मामले धमाके से ये बड़ी खबर, जहां 7 दोषियों को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, NIA की स्पेशल कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आतंकियों को दोषी करार दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद की सजा
सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई है। उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके का ये पूरा मामला है। उज्जैन की पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था और उसी से जुड़ी यह अहम खबर कि अब उसमें जो आरोपी थे उनको अब सजा का ऐलान हो चुका है। इसमें से आपको हम बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी को सजा सुनाते हुए दरअसल आपको बता दें कि जो जो इस धमाके में शामिल थे उन दोषियों को 7 दोषियों को फांसी की सजा उनकी मुकर्रर की गई है और वहीं एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट में अहम सुनवाई थी। फैसला पहले भी आना था लेकिन काफी वक्त से सुरक्षित फैसला रख लिया गया था, लेकिन कल का दिन वो जब फैसला आया और उस फैसले में इन दोषियों को फांसी की सजा 7 को और 1 को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। जी हाँ, तो 7 को फांसी, 1 को उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई है। से पहले हम बात कर लेते हैं ज्ञानवापी केस की, क्योंकि ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला जो है वो लिया गया है और एक साथ करने पर फैसला आज हो जाएगा कि एक साथ होगी या नहीं होगी। तो क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर काफी केस जो है वो चल रहे हैं, अदालत में पेंडिंग है, अब उसमें सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने पर आज फैसला आ जाएगा। रवीश के आज ये पता चल जाएगा सभी मामलों में एक साथ फैसले पे सुनवाई होगी या फिर अलग अलग मामलों की सुनवाई को किया जाएगा। जी, अदालत ने सुनी सभी पक्षों की दलीलें सुनी है। दलील सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली सुरक्षित रख ली है। विद्रोह के संरक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और अलग अलग कोर्ट्स में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी इसमें मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें मामला चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अलग अलग जगह पर इसकी सुनवाई चल रही है। अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला जो है वो आज आएगा। देखते हैं इसमें क्या निकलकर सामने आता है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली जो है वो सुरक्षित कर ली। क्योंकि बता दें कि इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें जो है वो सुन ली है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा यह जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों में ज्ञानवापी केस से जुड़ी जो मामले हैं, जो मसले हैं, उन पर सुनवाई होती है। अब ऐसे में क्योंकि जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तमाम जो पक्ष है इसमें उनकी दलीलें सुन ली गई है, लिहाजा जब सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं अदालत में, तो अब जो भी फैसला है उस फैसले को दलीलें सुनने के बाद अदालत जो है अभी तक सुरक्षित रख रही है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अदालत ने जिस तरीके से जब तमाम दलीलें सुन ली हैं, तमाम जो लोगों के पक्ष के वकील थे उन्होंने अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो रख दी है, लिहाजा अब इन सब पर जो मामलों की सुनवाई एक साथ करने पर फैसला जो है वो अब हो जाना चाहिए कि सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई हो, यानी एक साथ जो भी फैसला आना है वो आ जाए। चलिए बढ़ते आगे, बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे। शिवराज सरकार का ये आखिरी बजट होगा क्योंकि इसके बाद चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान जो है वो इस बजट के दौरान हो सकता है। इसके अलावा 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जैसे कि मेरे सहयोगी रवीश ने आपको बताया, कि वो सदन में बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में शिवराज सरकार का ये आखिरी बजट होगा। जी हाँ, चुनावी साल में बजट मध्य प्रदेश के लिए अहम होने जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की जनता को राहत दे सकती है। सरकार लोक कल्याणकारी घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। पिछली बार 2,79,000 करोड़ का बजट जो था वो पेश किया गया था। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। चुनावी साल है क्योंकि आखिरी बजट ये होने वाला है इस कार्यकाल का शिवराज सिंह चौहान सरकार का। तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और कई इसमें घोषणाएं जो लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती है। क्योंकि साल का आखिरी बजट है ये, तो लिहाजा जनता की जो उम्मीद है उनको ध्यान में रख करके बजट जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार बजट पर सरकार को गिरने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इसके बावजूद शिवराज सरकार की कोशिश ये है, क्योंकि आखिरी बजट है उनका, तो जब विधानसभा में पेश होगा तो कोई सा भी वर्ग ऐसा ना हो जिसकी नाराजगी झेलनी पड़े। सभी को खुश करने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि पत्नी अफसर समेत 4 लोगों पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। कंपनी के करोड़ों रुपए हड़पने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब उनकी पत्नी के खिलाफ भी 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पति अफसर समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के करोड़ों रुपए हड़पने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, उनकी पत्नी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ साथ 4 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के करोड़ों रुपए हड़पने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।
अब बात करते हैं जेएनके की। जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है 5G की सर्विस। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने 5G सर्विस का शुभारंभ कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5G सर्विस का शुभारंभ किया है। जम्मू श्रीनगर के लोगों को मिलेगा 5G सर्विस का लाभ। बिल्कुल, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भी अब 5G सर्विस के साथ जो है लोगों को अपनी सेवाएं देगा। 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू के राजभवन में लॉन्च करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 5G सर्विस की शुरुआत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उपराज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए 5G सर्विस को लाभकारी भी बताया। जी हां, उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को जियो टू 5G के तौर पर अच्छा दूरसंचार नेटवर्क मिल रहा है। इससे पर्यटन, ई गवर्नेंस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, IT और SME व्यवसाय के क्षेत्रों में विकास के असीम अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही 12 राज्यों के 25 और शहरों में भी 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 5G सर्विस जो है वो लॉन्च कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5G सर्विस को शुभारंभ यहां पर किया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और अगली खबर झारखंड से है, जहां पर आपको बता दें कि आज सभी डॉक्टर्स की जो है वो हड़ताल है। सुरक्षा की मांग को लेकर ये जो डॉक्टर्स हैं वो सब आज हड़ताल पर जाएंगे। तो झारखंड से यह अहम खबर कि आज सभी डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल इनकी मांग जो है वो ये है कि सुरक्षा हमारी नहीं होती है। सुरक्षा की मांग को लेकर ये तमाम डॉक्टर जो है उन्होंने आज हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं आई थी जब डॉक्टरों पर हमले हुए थे। ऐसी घटनाएं आई थी और उसके विरोध में अभी हड़ताल में जा रहे हैं। 27 फरवरी को एक डॉक्टर पर अज्ञातों ने हमला कर दिया था। अज्ञात लोगों ने डॉक्टर का सर फोड़ दिया था। तो झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर आज पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें, इसके चलते राज्य के जो सभी अस्पताल हैं वहां पर काम जो है वो ठप रहेगा। IMA और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा कि अगर डॉक्टर्स पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर्स जो है वो बेमियादी कार्य बहिष्कार जैसा फैसला लेने को भी मजबूर हो जाएंगे। बता दें, आपको याद होगा 27 फरवरी को राज्य के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन का बता दें कि डॉक्टर अंचल थी वो, जिन पर हमला हुआ था। अज्ञात लोग आते हैं, हमला करते हैं और फिर उनका सिर फोड़कर वो वहां से चले जाते हैं। इसकी वजह यही है कि डॉक्टर्स जो है वो आज हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। जी, उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हाल ही में रांची के अलावा गढ़वा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा और हजारीबाग की घटनाओं पर विरोध जताया गया है। तो लगातार डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से झारखंड के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। बिल्कुल, चलिए अब ऋषिकेश से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। एक हफ्ते तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो चलेगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है और ये जब आज आगाज होगा तो अगले एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलेगा। जी हाँ, CM धामी इस योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई प्रसिद्ध लोग इसमें मौजूद रहेंगे। महोत्सव में योग, नृत्य, संगीत पर चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम दिन है आज, योग महोत्सव की शुरुआत हो रही है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है। एक हफ्ते तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बता दें आपको कि महोत्सव में योग की बारीकियों को सीखने के साथ ही मन की शांति और स्वस्थ शरीर के लिए अनुभव भी मिलेगा। साथ ही योग साधक, नृत्य, संगीत के साथ योग के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा की जाएगी और योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या जो है वो तय रहेगी और अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा। तो ऋषिकेश में योग महोत्सव की शुरुआत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये एक हफ्ते तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी वहां पर मौजूद रहेंगे। एक हफ्ते तक चलेगा। अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी योग को लेकर और विदेशों से भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में शिरकत करने के लिए। तो ऋषिकेश में आज से आगाज होने जा रहा है योग महोत्सव का। एक हफ्ते तक ये चलेगा। अगर आप भी योग की बारीकियां सीखना चाहते हैं, योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो जो भी उत्तराखंड के वासी हैं वो इस योग महोत्सव में जरूर जाएं। तो फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।